गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में मैं आलोक स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। तो हम आ चुके हैं आज की अपनी क्लास लेके। तो क्लास शुरू करने के पहले बेसिकली आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोगों को सारी क्लासेस टाइम टू टाइम पे मिल रही होंगी और आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से क्या है अच्छी धार दे रहे होंगे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस टाइम पे पास हैं। क्यों? क्योंकि सर इलेक्शन पास है। तो देखिए ये एक रूल सा है, इलेक्शन जब जब आएगा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी टाइम है, आप करेंगे, तैयारी करेंगे क्योंकि वैकेंसी है। और अगर आप अभी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 5 साल के लिए चीज़ों को भूलना पड़ेगा, फिर 5 साल का वेट करना पड़ेगा। जब फिर वो दोबारा से एक इलेक्शन का टाइम आएगा तब जाके फिर से आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी दोबारा। ठीक है, क्लियर? सब कुछ हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो गवर्नमेंट एक उससे चलती है, अपने उसकी नीतियां होती हैं, तो उसको भी दोबारा से सत्ता में आना है, जीतना है, तो इसलिए वो अपनी वोट बैंक की चीज़ें खेलती है। तो जब जब आप इलेक्शन सामने देखेंगे तब तब आपको लगेगा कि वैकेंसीज आपके सामने हैं। तो इसीलिए आपको वर्क कब करना है? जब टाइम है। देखिए स्टूडेंट के लिए टाइम क्या होता है, हमेशा होता है, उसको हमेशा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है अभी एक गोल्डन पीरियड है, आपको अपनी जी जान लगा देनी है इस पढ़ाई में, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ आपको फिर से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और क्लास शुरू करने के पहले आपके लिए एक जानदार शानदार मोटिवेशन, वो क्या है कि निर्णय लेना और असफल हो जाना। ठीक है, क्या? निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो आप उस भीड़ को छोड़ चुके हैं, आपने निर्णय ले लिया है कि तैयारी करनी है, कंधे पर स्टार लगाना है, यूपी पुलिस में जॉब करनी है, ऑफर लेटर माँ बाप के हाथ में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ठान ली हैं तो आपको इस वर्दी से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने वो डिसीजन ले लिया है जो लोग लेने से कतराते हैं, डरते हैं कि तैयारी शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके हैं और तैयारी अगर शुरू कर दी है तो सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। और पहला टॉपिक आपका है मरुधा मलाई मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? मरुधा मलाई मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है सर? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। ठीक है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के मंदिर हैं ये। ठीक है, कहाँ का मंदिर है? दक्षिण भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत का मंदिर है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, तो ये मंदिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो वो है परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं। तो आपसे परियोजना नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इस मंदिर के बारे में या फिर इनके बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये मुरुगन भगवान का मंदिर है। ठीक है, कौन से भगवान का? मुरुगन भगवान का। इनको बेसिकली विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। ठीक है, किसका रूप? विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो मान्यता है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। तो कोयम्बटूर के मरुधामलाई सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में लगभग 36.7 करोड़ की 11 परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, ये क्या है? भारत का वेस्टर्न घाट। ठीक है, क्या है ये? पश्चिमी घाट है। ठीक, और ये क्या है? ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट के कोयम्बटूर शहर में स्थित है। ठीक है, और क्या माना जाता है? भगवान मुरुगन का निवास माना जाता है। यह 1200 साल पुराना मंदिर है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, क्लियर? तो यूनेस्को की साइट कौन सी है? वो जो पूर्वी घाट है भारत का, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक, 12वीं सदी में बना यह मंदिर पूरे क्षेत्र में पहाड़ियों पर स्थित कई मुरुगन मंदिरों में से
एक है। ठीक है, मतलब भगवान विष्णु के लिए समर्पित क्या है, ये मंदिर है। ठीक, उसके बाद आप आएंगे हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूज़ पुरानी है। ठीक है, क्या है, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अभी ये थोड़ा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया जो हैं, इन्होंने दिल्ली में एक अस्पताल का उद्घाटन किया, और उस उद्घाटन में इन्होंने हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया का जो एक इनका चला आ रहा है कार्यक्रम, उसके बारे में बताया। ये कहाँ पर आया था? तो ये सर आया था 72वें स्वास्थ्य महासभा में। ठीक है, कहाँ आया था? 72वें स्वास्थ्य महासभा में हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया का जो है वो प्रस्ताव आया था। तो यहाँ पर मनसुख मांडविया जी गए थे 72वें स्वास्थ्य महासभा में। कहाँ पर हुआ था ये? सॉरी, 76वें में। यहाँ पे क्या होगा, 76। ठीक है, तो जिनेवा में ये हुआ था। जब यहाँ पर गए थे तो इन्होंने एक भाषण दिया था जहाँ पर हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया का जिक्र किया था। तो इसी के आधार पर यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया कहाँ से, मतलब कहाँ, किस जगह से ये उद्धृत हुआ है? तो ये जिनेवा के 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में ये जो है वो सामने आया है। आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे, स्वच्छ मंदिर अभियान। ठीक है, क्या अभियान है? स्वच्छ मंदिर अभियान है। इसका आह्वान किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री किसने? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्वच्छ मंदिर अभियान का एक क्या किया, आह्वान किया है, एक तरह से बुलावा दिया है। तो सर इसमें क्या चीज़ें कंसीडर की गई हैं? तो इसमें बेसिकली जो कंसीडर किया गया है, तो आप सबको पता होगा 22 जनवरी को क्या है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। ठीक, मतलब प्राण प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो सिंपली क्या बताया गया, सिंपली ये बताया है इन्होंने कि 22 जनवरी तक जो सभी छोटे बड़े मंदिर हैं उन पर क्या किया जाए, सभी तीर्थ स्थलों पर क्या हो, स्वच्छता अभियान चलाया जाए। और ये स्वच्छता अभियान कब से चलेगा? मकर संक्रांति से। ठीक है, कब से? मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को होती है, और इसको 22 जनवरी तक जारी रखें। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई। क्या है ये? स्वच्छ मंदिर अभियान है। किस उपलक्ष्य में चलाया गया है? तो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में इसको चलाया गया है। दूसरा किसने चलाया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या किया गया, शुरू किया गया है। क्लियर है सभी लोगों को? अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कला उत्सव। ठीक है, क्या है ये? कला उत्सव। तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जनवरी 2024 को क्या किया? कला उत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर क्या किया, भाग लिया। ठीक, इन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। ये कब से कब तक मनाया जा रहा है कला उत्सव? तो 9 जनवरी से 11 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, और इसका जो समापन होगा वो कब होगा? 12 जनवरी को इसका समापन होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो भाग लेंगे। उसमें क्या है, 10 कला रूपों को शामिल किया गया है। उन कला रूपों में क्या क्या है आप ध्यान देंगे इसको। इसमें है स्वर संगीत शास्त्रीय, स्वर संगीत पारंपरिक, वाद्य संगीत तालवाद्य, वाद्य संगीत मधुर। ठीक है, नृत्य कौन से? शास्त्रीय नृत्य। नृत्य कौन से? लोक नृत्य। दृश्य कला द्वियामी मतलब 2D, दृश्य कला 3 आयामी मतलब 3D, स्वदेशी खिलौने और खेल, नाटक एकल अभिनय मतलब एक सिंगल आदमी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक। ठीक है, इसमें जो है वो आपके 28 राज्य और 8 यूटी, सभी के सभी 36 जो प्रदेश हैं सभी इसमें क्या करेंगे, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय हैं, इसके लगभग कितने 700 छात्र इसमें क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, फिर इसका समापन मैंने आपको बताया 12 जनवरी को होगा, और समापन में ही जो विजेता होंगे इनको क्या दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्लियर है? इनको यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा।
तो कला उत्सव आपको ध्यान में रखना है। उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। 9 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया गया और इसमें 10 प्रकार के कला रूपों को क्या है, सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो चलिए ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आगे चलते हैं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो। ठीक है, क्या है? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कोई भी ऐसी चीज होती है तो आपको नोडल मंत्रालय यहाँ पर याद रखना है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो 9 से 12 जनवरी को ये क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। गुजरात सरकार के औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आयोजक कौन होंगे इसके, ये भी आपको याद रखना है। आयोजक होंगे औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो। ठीक है, कौन होगा? औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो। ठीक है, कहाँ का? गुजरात का। ठीक है, तो इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कौन है? आयोजक हैं। ठीक, तो ये शो जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट पंचायत का प्रदर्शन करने के लिए एक स्टॉल लगाया जाएगा। ठीक है, मंत्रालय पहली बार इस तरह के एक्सपो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। मतलब पंचायती राज मंत्रालय इसमें पहली बार हिस्सा ले रहा है। ठीक है, इस स्टॉल में मंत्रालय की प्रमुख योजना स्वामित्व योजना, स्मार्ट पंचायत भवन योजना, पंचायत भवन में सौर ऊर्जा जैसी पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देना, सामान्य सेवा केंद्रों को बढ़ावा देना और ईज ऑफ लिविंग के लिए ग्राम पंचायत भवन में CAC के सह स्थान, पंचायत निवासियों द्वारा करों शुल्कों के डिजिटल भुगतान आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। सिंपल टू सिंपल क्या है कि गांवों में जो ग्राम सभाएं हैं उनमें कितनी उन्नति हुई है और जो योजनाएं हैं वो कितने जमीनी स्तर पर लागू की गई हैं, इन सब चीजों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक, फिर इस कार्यक्रम में देश में पंचायतों के लिए वन स्टॉप सूचना मंच प्रदान करने के लिए मेरी पंचायत एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ग्राम मंच एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानिक नियोजन की सुविधा प्रदान करना जैसे इन सब चीज़ों की जो है वो सुविधा जो है यहाँ पर प्रदान की जाएगी या फिर इनको प्रदान करने का एक इनिशिएटिव किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है इंपॉर्टेंट है, क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इसको आप स्टार बना के बढ़िया से इंपॉर्टेंट में नोट डाउन करेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस अब कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? प्रत्येक वर्ष। ठीक, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शुरू कब किया गया था? तो शुरू किया गया था 2002 में। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे भारत के, तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? तो जब 2002 में इसकी घोषणा की गई तो पहली बार ये 9 जनवरी 2003 को मनाया गया। क्लियर? इस दिन क्यों मनाया जाता है ये? तो इस दिन ये जो महात्मा गांधी जी हैं ये क्या किए थे? ये दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हर साल इसकी एक क्या होती है? विशेष थीम होती है। और वो थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक, क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है,
तो ये जो है इसकी थीम है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो एनआरआई होते हैं, ठीक है, एनआरआई जो होते हैं इन लोगों के लिए, और ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर गए और वहाँ पर बस गए हैं, ठीक, बिजनेस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है। उनको क्या है, भारत आने का निमंत्रण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किससे जुड़े हुए हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। तो देश आपके अंदर से कभी नहीं निकल सकता है। तो देखिए, ये जो लोग होते हैं प्रवासी भारतीय, ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो ये कंपनियां स्थापित करते हैं, ठीक है, तो लोगों को रोजगार मिलता है, इन्वेस्टमेंट आती है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से इकोनॉमी में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मान के लिए क्या किया जाता है, इनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो सर कब किया जाता है, हर साल 9 जनवरी को किया जाता है। पहली बार कब किया गया था, 9 जनवरी 2003 को किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूज में है GSAT-20, ठीक है, न्यूज में क्या है, GSAT-20, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ है कि जो इसरो है, इसरो आप लोगों को पता होगा भारत की क्या है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक, क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। क्या है ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसने क्या किया है आपको पता होगा, अभी हाल ही में आदित्य L1 पहुंच गया है अपने पॉइंट पर, और उसके बाद इन्होंने पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया 1 तारीख को। तो बहुत सारी चीज़ें ये टाइम टाइम पर करते रहते हैं, बहुत सारी उपाधियां इनके नाम है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके पास हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने क्या किया है, इनकी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है GSAT-20। इसको ये कहाँ से लॉन्च करेंगे, इसको ये लॉन्च करेंगे स्पेस एक्स, जो एलन मस्क का कंपनी है, उसके फैल्कॉन 9 रॉकेट से, ठीक है। कहाँ से लॉन्च करेंगे, फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे। फैल्कॉन 9 क्या है, ये रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है। रीयूजेबल मतलब पुनः प्रयोग किया जाता है। तो पुनः प्रयोग कैसे किया जाता है, तो जैसे इसको छोड़ते हैं, सैटेलाइट ले जाके छोड़ता है, तो कोई व्यक्ति आता है, कोई या फिर अंतरिक्ष से इसको लाने जाता है क्या, तो देखिए पहले न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ क्या है, तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा स्पेस एक्स रॉकेट पर संचार उपग्रह लॉन्च करेगी। तो ये पहली बार है जब हम स्पेस एक्स का, जो प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेस एक्स के फैल्कन 9, ठीक है, रॉकेट पर संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने की अपनी घोषणा की। घोषणा कब की, मतलब ये लॉन्च कब होगा, तो 2024 की दूसरी तिमाही में ये हो सकता है, ठीक है। GSAT जो है ये क्या है, उच्च क्षमता वाला उपग्रह है जो ब्रॉडबैंड संचार जरूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये GSAT-20 क्या है, तो GSAT-20 है, इसी का नाम GSAT-N2 भी है। ये क्या है, उच्च थ्रूपुट KA बैंड उपग्रह है, ठीक है। तो ये क्या है, एक KA बैंड उपग्रह है। बैंड क्या होता है, तो KA बैंड जो है वो देखिए अलग अलग तरह के बैंड्स का यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, किसमें, सैटेलाइट्स में। तो इसमें क्या है, ये KA बैंड का एक उपग्रह है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करना, ठीक है। वेट किसका कितना है इसका, तो लगभग 4700 किलोग्राम ये वजनी है, लगभग 48 Gbps की HTS क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम बेसिकली ये है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर ऐसे वायर से, फाइबर से नेट जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो सुविधाएं महानगरों में सबको मिल रही हैं,
तो इन सब सुविधाओं को डिलीवर करने के लिए GSAT-20 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। जैसे आपको पता अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो सब सुविधाएं नहीं हैं जो आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु यहाँ मिल जाएंगी, ठीक। तो इसीलिए क्या किया गया है, इनको भी उस तरह से सारी सुविधाएं हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी इनके पास भी पर्याप्त हो। जैसे आप क्या है 5G का यूज़ कर रहे हैं, नेट फाइबर नेट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह इनको भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिल सकें, इसके लिए जो सुदूर स्थित क्षेत्र हैं उनके लिए GSAT-20 का यूज़ किया जाएगा, ठीक। अब देखते हैं फैल्कन 9 क्या है। तो फैल्कन 9 क्या है, एक पुनः प्रयोज्य 2 चरणीय रॉकेट है, ठीक है। पुनः प्रयोज्य का मतलब होता है ये रीयूजेबल है, इसका हम फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यूज कैसे करेंगे, तो पहले इसको पढ़ते हैं। जिसे स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी की कक्षा और उससे परे लोगों और पेलोड के विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। फैल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। तो अभी हाल ही में फैल्कन 9 का क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए सिंपली होता क्या है कि एक रॉकेट होता है ये, ठीक, क्या होता है ये, रॉकेट होता है। तो रॉकेट आप लोगों ने सिंपली देखा होगा, ये एक शेप होती है रॉकेट की नॉर्मली। ये इसके क्या है, फ्यूल्स होते हैं, तो कहीं सॉलिड लिक्विड ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थ्रस्ट लगे होते हैं थोड़े मोड़े, ठीक है, क्या होते हैं, थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो इसको लिफ्ट करने में क्या है, मदद करते हैं रॉकेट को। ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या होता है, पेलोड रखा होता है। जैसे क्या है, जैसे कोई उपग्रह जा रहा है तो उसको यहाँ पर रखेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। तो जब रॉकेट लिफ्ट करता है तो धीरे धीरे अपने एक एक चैम्बर्स को फ्यूल्स के जो फ्यूल्स यूज हो जाता है उसको क्या करता है, अपने से डिटैच कर देता है, अलग कर देता है। तो एक पार्ट अलग होता वो चला जाता है, ठीक। तो धीरे धीरे वो एक एक पार्ट अलग करता है और जब अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो इसका मेजर पार्ट यही बचता है। उसके बाद ये आगे की गति करता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ पर उतनी ग्रेविटी नहीं है तो थोड़ा सा भी थ्रस्ट क्या है उसको अच्छी सारी गति प्रदान करता है, ठीक। तो ये क्या है, सामान्य रॉकेट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं फैल्कन 9 की, तो ये क्या है, एक रीयूजेबल रॉकेट है। तो इसमें क्या है, फ्लैप्स लगे होते हैं, ठीक। तो ये जब एक बार तो ये नॉर्मल रॉकेट की तरह क्या करेगा, लिफ्ट ऑफ करता है, ऊपर जाता है, कक्षा में जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कक्षा है, यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने सैटेलाइट को स्थापित करेगा। उसके बाद ये नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जब ये क्या करेगा, पृथ्वी के पास आएगा तो ये अपने ऐसे फ्लैप्स खोल के ऐसे लैंड कर जाता है सीधा सीधा, ठीक। तो जैसे देखिए फ्यूल था, फ्यूल यूज हो गया है ना, लेकिन जो चैम्बर्स डिटैच हो जाते थे वो क्या हो गए, बच गए, ठीक है। तो उनमें फिर से क्या होगा, फ्यूल भर के उसको फिर से हम रॉकेट को यूज कर सकते हैं आगे दूसरा पेलोड रख के। तो यही क्या है, ये इसी को क्या बोलते हैं, पुनः प्रयोज्य रॉकेट या फिर रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है, क्लियर। पुनः प्रयोज्यता स्पेसएक्स को रॉकेट के सबसे महंगे हिस्से को फिर से उड़ाने की अनुमति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष पहुंच की लागत जो है वो कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बार बार आपको रॉकेट्स यूज नहीं करने पड़ते हैं, एक ही रॉकेट में आप बार बार तेल भर के यूज कर सकते हैं, मतलब फ्यूल डाल के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, पेरिग्रीन मिशन 1, ठीक है। पेरिग्रीन मिशन 1 क्या है, ये अमेरिका का मिशन है, ठीक। अमेरिका का मिशन था, इसमें क्या था, चंद्रमा पर लैंड करना था, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया, नहीं लैंड कर पाए। अब इसके पीछे रीजन देखेंगे क्यों नहीं लैंड कर पाए और क्या ये मिशन था। तो देखिए निजी चंद्र लैंडर पेरिग्रीन मिशन 1 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान एक विसंगति का सामना करना पड़ा और 23 फरवरी को जिसको यहाँ का उतरना था। तो ड्यू डेट क्या थी इसकी, 23 फेब थी, लेकिन
इसके जो फ्यूल्स थे, फ्यूल में रिसाव हो गया और ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो 1970 में अपोलो 17 जो था वो क्या था, वो मिशन था, किसका मिशन था, वो मिशन था नासा का। उसमें क्या था, चंद्रमा पर इन्होंने लैंड किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए फेल कैसे हुआ, पहले तो सफल प्रलोदन हुआ, एक सुरक्षित परिचालन की स्थिति में था, फिर एक विसंगति हुई जिससे एस्ट्रोबोटिक को स्थिर सूर्य दिशा विन्यास प्राप्त करने से रोक दिया। सिंपली क्या है, कुछ दिक्कत आ गई, तेल में क्या था, फ्यूल्स में इसके जो फ्यूल यूज किए गए थे उसमें रिसाव हुआ और ये फेल हो गया। ठीक है, इस मिशन में क्या था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, ये क्या कर रहे थे, इनके हेयर्स, बाल कहाँ लेके जा रहे थे, चंद्रमा पर लेके जा रहे थे। ठीक है, तो इनके पास कोई काम नहीं है, बैठे बैठाए ये अपने राष्ट्रपतियों को क्या कर रहे हैं, टकला कर रहे हैं और उनका बाल लेके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ठीक, तो रीजन समझ में नहीं आया इस मिशन का क्या था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे भारत में एमएसएमई की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो यूपी है, ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, आपके यूपी से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ है। क्या है कि भारत की अग्रणी रियल एस्टेट परामर्श फर्म CBRI साउथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एमएसएमई परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश भारत के एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष 3 देशों में एक के रूप में है। मतलब जो टॉप 3 स्टेट्स हैं इंडिया में उसमें यूपी एक है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं एमएसएमई की तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, यूपी में हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक दूसरी बात है। फिर यूपी के कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे जिनमें आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब क्या हैं, अग्रणी राज्य हैं, सॉरी अग्रणी जिले हैं। क्लियर है, तो आगे न्यूज़ क्या कहती है तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स में क्या है कि जो यूपी है, यूपी और इसके बाद यूपी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और यूपी ये दोनों क्या हैं, टॉप 2 स्टेट्स हैं किसमें, एमएसएमई के सेक्टर में योगदान देने में। ठीक है, क्लियर है, तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है, ये आपके पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यूपी के जो एग्जाम्स है उसमें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कुछ लोग निपट गए हैं, कुछ लोग महान व्यक्तित्वों का निधन हो गया है। तो जर्मनी के महान फुटबॉल खिलाड़ी फ्रेंज बेकनबाउर नहीं रहे, इनका निधन हो गया 78 साल की उम्र में, नींद में सो रहे थे, सोते सोते नहीं उठे। ठीक है, 1974 में इन्होंने क्या किया था, नीदरलैंड को हराकर बेकनबाउर को क्या था, जिताया था। फिर उसके बाद इन्होंने 1990 में इसको फिर से जिताया था, ये कैप्टन थे। ठीक, तो ये क्या थे, जर्मनी के फुटबॉलर थे, इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। भोजपुरी और हिंदी के प्रख्यात कवि और गीतकार हरिराम द्विवेदी का भी क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक, उसके बाद फोन पे ने यस बैंक के पूर्व डिजिटल अधिकारी रितेश पांडे, ठीक है, रितेश पांडे को क्या किया, अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का CEO नियुक्त किया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास के तरफ, अगले टॉपिक के तरफ। तो अगला टॉपिक आपका क्या है कि तेलंगाना का एक मुलुगु जिला है जहां से एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, और उस कुल्हाड़ी को विशेषज्ञों ने क्या बताया है, पाषाण काल की कुल्हाड़ी बताया है। ठीक, तो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो देखिए तेलंगाना के मुलुगु जिले के गुर्रेवुला और भूपतिपुरम गांव के बीच एक जलधारा में पत्थर की कुल्हाड़ी सहित पूरा पाषाणकालीन उपकरण पाए गए। ठीक है, तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर और प्लस प्लस हिस्ट्री में क्या है, एक अपडेशन है, खास करके जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें। ठीक है, विशेषज्ञों ने पुष्टि की यह उपकरण
प्रारंभिक पाषाण युग का है, मतलब जब पाषाण काल स्टार्ट हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन उसमें बांटा गया है पाषाण काल को। ठीक है, तीन खंड में बांटा गया है किसको, पाषाण काल को। तो प्रारंभिक पाषाण काल जब शुरू हुआ, पाषाण काल जब आदमी क्या था, थोड़ा थोड़ा जानवर था, थोड़ा थोड़ा आदमी था। तो और क्या करता था, मोस्टली हर चीज़ों के लिए वो पत्थर का ही उपयोग करता था। ठीक है, किसी को मारने के लिए भी पत्थर का उपयोग करता था, काटने के लिए भी, खूनने के लिए भी, पीसने के लिए भी, हर चीज़ के लिए वो उपयोग किसका करता था, पत्थर का उपयोग करता था। तो जो विशेषज्ञों ने बताया, उन्होंने यही बताया कि ये कुल्हाड़ी जो मिली है ये कब की है, ये प्रारंभिक पाषाण काल की है। ठीक, लंबाई इसकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर और मोटाई 5.5 सेंटीमीटर है। यह उपकरण पूरा पाषाण युग का द्विमुखी है, मतलब दोनों तरफ से मस्त काटने पीटने का काम कर सकता है। ठीक है, और पूर्वजों द्वारा पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये कोई आपके ज़रूरत की बात नहीं है। सिंपल से आपको याद क्या रखना है, आपको स्टेट याद रखना है, कहाँ पर, तेलंगाना, जिला याद रखना है मुलुगु जिला, और यहाँ पर एक कुल्हाड़ी और कुछ उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, ठीक। फिर कर्नाटक के अंतरराष्ट्रीय जीवाश्म विज्ञानी रवि कोरिसेट्टर ने बताया कि निम्न पुरा पाषाण काल की यह पत्थर की कुल्हाड़ी लगभग 3 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी पुरानी है भाई, बहुत पुरानी है। ठीक, पुरा पाषाण युग को पुरा पाषाण युग या पुराना पाषाण युग या प्रारंभिक पाषाण युग कहा जाता है, ये आप सब लोगों को पता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 33 लाख ईसा पूर्व का है और ये 10,000 वर्षों तक चला था। ठीक है, ये किसने बताया, रवि कोरिसेट्टर ने बताया। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है। ठीक, अगले टॉपिक पर आते हैं, ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2023। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता, शीशा और चांदी उत्पादक वेदांता, ठीक है, ये क्या है, कंपनी है वेदांता की, हिंदुस्तान जिंक ने धातु और खनन में ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2023 में क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसका स्कोर कितना था, 85 था। इसमें और कितने थे, तो 238 और कंपनियां जो थी वो क्या की गई थी, 238 कंपनियां और इसमें लिस्टेड की गई थी, रजिस्टर्ड की गई थी। मतलब जो इसने टॉप रैंक हासिल की है वो 238 कंपनियों के बीच में की है। ठीक है, पिछली साल इसका क्या स्कोर था, 80 स्कोर था, रैंक क्या थी, तीसरी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, खुद को अपग्रेड किया और ये अब किस नंबर पर हैं, पहले नंबर पर हैं। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। फिर योग्यश्री योजना, ठीक है, योग्यश्री योजना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, खेला होबो। ठीक है, कहाँ से है, खेला होबो से है, दीदी ने शुरू की है, ममता दीदी ने। क्लियर, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, मतलब जो ये योग्यश्री योजना है ये सिर्फ किसके लिए है, एससी स्टूडेंट्स और एसटी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, ये है बेसिकली छात्रों के लिए। ठीक है, तो छात्रों के लिए ये योजना है, इसमें क्या किया गया है, मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया गया है। ठीक है, तो किस चीज़ की प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इसमें सिविल सेवाओं की परीक्षा जो होती है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, कैसे, निःशुल्क कराई जाएगी, बिना रुपया पैसा लिए कराई जाएगी। ठीक, ऐसी योजनाएं आप देखेंगे तो ये योजना यूपी में भी चल रही है, तो इन्होंने भी ये योजना क्या है, प्रारंभ की। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, एंटी रैगिंग नंबर दिया। जैसे आपको 112 पे फ्री में पुलिस आ जाती है, ठीक है, 108 पे एम्बुलेंस आ जाती है, 1090 पे
क्या है, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन है, उसी तरह एक ठो क्या किया इन्होंने अपने स्टेट के लिए कॉलेजेस में जो रैगिंग होती है सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों की, तो उसको रोकने के लिए क्या किया, एक टोल फ्री एंटी रैगिंग नंबर जो है वो दिया, और ये निर्देश दिया गया है कि ये जो अधिसूचना है, ये जो नंबर है, ये हर कॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कभी कभी जो ये रैगिंग्स होती हैं इसका लेवल जो है वो काफ़ी गिरा हुआ होता है। ठीक, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यश्री योजना भी ठीक है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिन्होंने समाज में अभी तक मुख्य धारा से जुड़ाव नहीं प्राप्त किया है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये जो है पेशकश की गई है। ठीक है, क्लियर है। तो योग्यश्री योजना के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, योजना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, किसके लिए है, SC ST छात्रों के लिए है, और इसमें सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, बच्चों को तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर्स का मतलब आपके जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है, क्या नाम है इनका, एलिजाबेथ बोर्न है, काफ़ी एजेड है, 62 साल के आसपास की उम्र है इनकी। इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो आप लोगों को पता है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन है। तो अभी थोड़ी सी जो दिक्कत थी वो भी हुई थी, तो इमैनुअल मैक्रॉन ने क्या किया, अभी घोषणा नहीं की है, ये 62 साल की थी और इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, और ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनने वाली सेकंड फीमेल थी, दूसरी महिला थी। ठीक है, क्लियर। अब इनकी जगह लेने में कौन कौन है, तो 34 वर्षीय शिक्षा मंत्री ग्रेबियल अटाल हैं, और 37 वर्षीय रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू, ये दो लोग जो हैं वो रेस में हैं। ठीक है, फिर दूसरी न्यूज़ क्या है, दूसरी न्यूज़ है आपकी असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में ई-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, असम सरकार के सहयोग से 8 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों को शामिल करते हुए 9 से 10 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, यह 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नाम आपको जो है वो याद रखने हैं सभी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो जो चीज़ें अगर इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है, पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए, और बाद में फिर यही होगा कि बताया गया था उस टाइम पे, लेकिन मैं मौज मस्ती में टाइम निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या हुआ, असम राज्य में चंदुबी झील के किनारे चंदुबी महोत्सव मनाया गया। ठीक है, क्या है, चंदुबी झील के किनारे चंदुबी महोत्सव जो है वो मनाया गया। यह महोत्सव हर साल चंदुबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो चंदुबी झील जो है ये क्या है, एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, क्या है, पर्यटक स्थल है। तो कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, क्या चाहती है, वो टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आजकल जो टूरिज्म कल्चर है, छुट्टियां बिताने के लिए लोग क्या है कहीं बाहर जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे एक मालदीव वाला इशू जो है वो जोरों शोरों पर है, तो आपको इसके लिए जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, मालदीव और इंडिया के जो ये कनेक्शंस हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। ठीक, तो पूरी वीडियो आपके सामने रहेगी विश्लेषण के साथ। ठीक, तो क्या किया गया यहाँ पर, चंदुबी झील को में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंदुबी उत्सव मनाया जाता है। ये कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये चंदुबी झील है, चंदुबी झील कहाँ से है, किस राज्य में है, तो ये
असम स्टेट में है। ठीक है, तो आपको ये चीज बराबर याद रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है आपको कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, इको टूरिज्म क्या हो जाता है, आप ये वर्ड सुनते हैं, ये क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं। इको टूरिज्म ऐसा होता है, जैसे आप देखते होंगे अभी क्या है, कोई कोई आईएएस आईएफएस आईपीएस कोई अधिकारी फोटो शेयर करते हैं कि जो पर्यटक आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, जिस जगह पर रुके, जिस प्लेस को उन्होंने विजिट किया, वहाँ पर काफ़ी उन्होंने क्या की, गंदगियाँ फैलाई। जैसे अभी आपने हाल में ही देखा होगा, अटल टनल के जो एंट्री और एग्जिट है, वहाँ की एक फ़ोटो शेयर की गई थी। तो आपने देखा होगा कि अटल टनल के बाहर काफ़ी सारा प्लास्टिक कचरा जो है वो इकट्ठा दिखाया गया था। तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक क्या है, डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है हजारों साल की होती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए कि बचना चाहिए इससे, प्रदूषण जो फैल रहा है प्लास्टिक। आपको पता है कि एक जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो पूरा पूरा क्या है, साउथ पोल है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहां पर कोई भी मानव जीवन नहीं है। मानव जीवन में जो भी है वो क्या है, साइंटिस्ट हैं, वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो वहां तक क्या है, जो वहां के ग्लेशियर्स हैं, बर्फ हैं, वहां पर भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, आपके जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ये आती हैं कि जैसे अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जो बेंगलुरु है, भारत का एक शहर है, वहाँ पर जो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मनुष्यों के ब्लड में जो है, वहाँ के लोगों के ब्लड में, या फिर वहाँ के पानी में, वहाँ की सब्जियों तक में वो पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नैनो प्लास्टिक जो है, पहले क्या हुआ, मनुष्यों ने प्लास्टिक बनाया, अब प्लास्टिक जो है वो मनुष्यों को खा रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इसको खत्म करने के लिए, लेकिन लोग जो है वो यूज थ्रू नहीं है इससे। तो काफ़ी फैमिलियर हो गई है प्लास्टिक लोगों के ज़िंदगी में। आदमी को एक कपड़े का थैला लेके बाजार जाने में हेजिटेशन फील होता है, लेकिन पन्नी में 10 पन्नी में सामान लेके आने में उसको कोई भी मतलब अजीब सा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें जो है वो सोचनी चाहिए। तो इको टूरिज्म क्या है कि जो ऐसे टूरिज्म जहाँ पर इको सिस्टम जो है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। ठीक है, वहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाया जाए, लोगों के साथ जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको ना छेड़ा जाए। तो ये क्या हो जाता है, इको टूरिज्म हो जाता है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ये पहली बार होगा जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यूनेस्को क्या है, एक समिति है जो क्या करती है, जो विश्व में पुरानी जो स्मारक हैं, स्थल हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, ये विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित करती है। फिर उनको क्या किया जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनका रख रखाव अच्छे से किया जाता है, देखभाल अच्छे से की जाती है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ, जो गरबा है, ठीक है, गरबा क्या है, गुजरात का क्या है, डांस है। गरबा को क्या किया गया, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छी संस्कृति है। ऐसे ही कुंभ को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जो कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को ये क्या करता है, सिक्योरिटी एक तरह से देता है। ठीक, तो 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब जब यूनेस्को की 19वीं बैठक हुई थी, तब बताया गया था कि जो 46वीं बैठक होगी वो दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो कब से कब तक, 21 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका आयोजन जो है वो किया जाने वाला है।
क्लियर है सभी लोगों को? तो ये थी आपकी क्लास आज की। तो थोड़ी छोटी क्लास रही, ठीक है। तो करंट अफेयर का यही है बंधु कि जिस दिन जितना मिल गया उतना आपका टॉपिक, ठीक है। तो जिस दिन जितनी न्यूज़ आई उतने आपके टॉपिक। तो वैसे भी जो चीज़ें छूटेंगी वो वीकली कंपाइलेशन में आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। क्लियर? तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमस्कार। और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तैयारी के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट। चैनल से जुड़े रहिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका सपोर्ट ही हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। आप आपका कोई सजेशन हो, आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, तो आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सभी लोगों को तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।